मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हमारे चैनल पे सीजी शिक्षा 888 पे हॉस्टल वार्डन का सिलेबस हमने चालू किया है। हिंदी का पार्ट 1 मैंने आपके लिए अपलोड किया, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ा। कल हमने सिलेबस देखा, भाषा क्या होता है। भाषा एक माध्यम है दूसरे के भाव और विचारों को जानने के बारे में हमने पढ़ा। आचार्य पाणिनि के अष्टाध्यायी के बारे में जाना। उसके बाद आचार्य पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य के बारे में जाना। फिर हमने देखा कि भाषा के गुण कैसा होता है, उसके क्षेत्रीयता का प्रभाव कैसे पड़ता है की भाषा पर, और भाषा के क्या प्रकार होते हैं ये हमने देखा। और क्षेत्रीयता के प्रभाव से हमने देखा कि खल्टाई भाषा मराठी से मिलकर एक बना और लरिया भाषा उड़िया से मिलकर बना। कल हमने देखा था क्योंकि इसमें संस्कृति का मिलाप हो रहा है, भाषा का और भावों का लेन देन हो रहा है। यह है भाषा के प्रकार। कल हमने देखा मौखिक भाषा और लिखित भाषा एग्जाम में पूछता है कितने भेद है, कितने प्रकार है, कल का है। के बाद हमने देखा कि लिपि क्या होता है। लिपि मतलब लिपि या लेखन पढ़ाई का अर्थ क्या होता है। किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग को ही हम क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। लिपि और भाषा दोनों अलग अलग चीज है कि भाषा जो वो है जो बोली जाती है, और लिपि वो है जो लिखी जाती है। लिखने के ढंग को ही हम क्या बोलते हैं, किसी भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि हिंदी का आरंभ विकास क्रम कैसा था। संस्कृत देखा, संस्कृत से हमें मिला वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से मिला लौकिक संस्कृत, फिर आया पाली भाषा, पाली से प्राकृतिक भाषा, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। उसके बाद हमने देखा कि जो पाली भाषा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये प्रथम जन भाषा, लोक भाषा और देश भाषा के नाम से जाना गया। और हमने देखा कि भगवान बुद्ध इसी भाषा पाली भाषा में उपदेश दिया करते थे, और इसमें बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई। इसे काल भाषा के नाम से जाना गया, और मिलिंद प्रश्न नामक ग्रंथ भी इसे भी लिखा गया। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस किसी ने भी मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा, आप वहां से देख सकते हैं, मैंने डिटेल पे समझाया है। और अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ, इसे ग्राम्य भाषा के नाम से जाना गया। और कौन इसका ग्राम्य भाषा किसने कहा, आचार्य हेमचंद वाघभट्ट ने भ्रंश को ग्राम्य भाषा कहा, क्योंकि इसमें बहुत परिवर्तन देखने को मिला। इसमें आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। फिर हम देखते हैं कि कुल 7 अपभ्रंश। अब अपभ्रंश के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं आज। अपभ्रंश अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। किसी भाषा को मानक भाषा कैसे बोला जाता है, कल मैंने आपको समझाया था। ये जो सीक्वेंस है, वैदिक संस्कृत, संस्कृत लौकिक संस्कृत, फिर जैसा पाली भाषा मिला, प्राकृतिक, अपभ्रंश और अवहट, ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा एग्जाम में। अब जो मानकीकरण मैंने कल बताया था, भाषा क्या होती है, प्रथम प्रथम सोपान इसका क्या होता है, द्वितीय सोपान क्या होता है किसी भाषा का, और तृतीय सोपान मानक भाषा। कल मैंने आपको डिटेल में बताया था, मैं एक बार ये बता देता हूँ फिर से क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोली छोटे क्षेत्र पे इसका जो शब्द भंडार सीमित होता है, ये बोली है, इसका शब्द भंडार सीमित होता है। फिर ये जो बोली है अपना विस्तार बड़ा करती है, तो ये भाषा के रूप में जानी जाती है। यानी सामाजिक और भौगोलिक इसका विस्तार हुआ तो ये भाषा का रूप धारण करेगी। और इसका रूप जब बढ़ता है शुद्ध रूप में, जब भाषा है साँचे में ढलना चालू होती है, व्याकरण के साँचे में ढलना चालू होती है। यानी यहाँ पे कोई ग्रामर नहीं है, यहाँ पे व्याकरण ग्रामर आना चालू हो जाता है थोड़ा थोड़ा। वो इसका सामाजिक भौगोलिक सारा विस्तार बढ़ता है, थोड़ा बहुत शुद्ध माना जाता है इसे। उसके बाद जो मानक भाषा है, ये उच्च स्तर का लेवल है ना। तो धीरे धीरे इसका लेवल चेंज हुआ, मानक भाषा का रूप धारण कर लिया। यानी हम स्कूल कॉलेज कहीं पे भी अपना जैसे देखें, तो जब स्कूल कॉलेज और जहाँ भी तकनीकी क्षेत्र में या कानूनी क्षेत्र में जहाँ भी इस भाषा का उपयोग होता है, वो कौन सी भाषा होती है, मानक भाषा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल, ये जो व्यापक ने रिलीज किया है, ये जो भाषा है हिंदी भाषा है ना? तो इसमें प्रॉपर ग्रामर है, आप देख सकते हैं, मात्रा ग्रामर सारा चीज व्याकरण जो भी इसमें सब कुछ है। तो ये क्या है, एक मानक भाषा है। ये एग्जाम्पल है कुछ भी। और छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली को बोली कहते हैं, फिर वो भाषा का रूप धारण करती है। और मानक भाषा उच्च स्तर पे यूज किया जाता है, यही है। इस बार उसको कोई डिटेल में आप मेरे नोट्स पे चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, जिनके लिए भी नहीं देखा है लास्ट लेक्चर देखिए, वहां से प्रैक्टिस कीजिएगा। के बाद एक बार जो अभी हम पढ़ने वाले हैं अपभ्रंश के बारे में, कुल 7 अपभ्रंश है, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा आपको। तो अपभ्रंश का उद्गम कैसे हुआ, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हमको क्या मिला था। हमने देखा
इस संस्कृत जो हिंदी का विकास क्रम देखा था हमने ना, संस्कृत से आया मिला हमें वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत है ना। वैदिक संस्कृत मतलब क्या है, जिसमें वेदों की रचना की गई। फिर वैदिक संस्कृत से मिला लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत यानी इसे सरल रूप, जो वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, जो भी वेदों की जितनी भी वेद थे, वेदों की रचना इसी में हुई है ना। उसके बाद लौकिक संस्कृत को थोड़ा सरल रूप माना गया, यानी जो संस्कृत बहुत कठिन हुआ करती थी, वो भाषा एक परिवर्तनशील है, एक परिवर्तनशील परिवर्तनशील है ना। समय और क्षेत्र का इस पर प्रभाव पड़ा, समय और क्षेत्र, क्षेत्रीयता का प्रभाव किस पर पड़ा, भाषा पर पड़ा, पर पड़ा, भाषा पर समय और क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मतलब बीतता गया, भाषा पर उस पर प्रभाव पड़ता गया। फिर लौकिक संस्कृत से मिला हमें क्या मिला, पाली भाषा। पाली भाषा को लोग समझने लगे, क्यों समझने लगे, इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भगवान बुद्ध इसी में उपदेश दिया करते, उपदेश मतलब कुछ बता रहे हैं और लोग उसको सुन रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लोक भाषा या फिर जन भाषा के रूप से जाना गया। पाली भाषा को बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसमें उपदेश जो भगवान बुद्ध उपदेश दिया करते थे, ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई इसमें, इसी इसी टाइम पे, इसी काल पीरियड पे समझ लीजिए आप। और इसका मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया, वहां से चेक करिएगा। के बाद मिला हमें प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक भाषा। अब प्राकृतिक भाषा का मैंने आपको एक इमेज दिखाया था, यहाँ पे जो सम्राट अशोक वाला जो आ गया, ये तो ये जो सम्राट अशोक, क्या यही तो है प्राकृतिक भाषा, यानी जो भी ये बताना चाहते थे जनता तक पहुंचे, उन्होंने पत्थर पे लिखवा दिया। इसे शिलालेख, इसे क्या जाना गया तब, शिलालेखों की प्रथम भाषा के नाम से जाना गया। हमें पूछ सकता है ये भाषा, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हाँ? तो अपन कहाँ थे, प्राकृतिक भाषा पे, यह प्राकृतिक भाषा। अब प्राकृतिक भाषा के बाद आप देखिएगा, यहाँ से परिवर्तन हुआ और आया, हमें मिला अपभ्रंश। अपभ्रंश हाँ? अपभ्रंश से मिलता है हमें अवहाट, अवहाट। और यहाँ पे हिंदी का ये पूरा विकास का हमने देखा था। अब ये जो अपभ्रंश आज पढ़ने वाले हैं, अपभ्रंश आज हम पढ़ेंगे ना। अपभ्रंश का मतलब क्या है, बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ, शाब्दिक अर्थ मैंने अपने लेक्चर पे रखा हुआ है, इसका अर्थ आप एक बार चेक कीजिएगा। अपभ्रंश का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है, बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। अब अपभ्रंश को इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसमें बहुत परिवर्तन देखने को मिले। परिवर्तन किस में देखने को मिले, भाषाओं में देखने को मिले। अब जब भाषाओं में परिवर्तन देखने को मिला, तो जाहिर सी बात है भाषाओं का जन्म हुआ होगा, अलग अलग भाषा हमको सुनने मिलेंगे। अब ये लोग क्या किए, इसको अपने हिसाब से जैसा जैसा समझ में आया वैसा बोलते गए, तो नए नए भाषाओं का जन्म हुआ। ठीक। अब कुल 7 अपभ्रंश थे, कितने थे टोटल, 7 अपभ्रंश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 7 अपभ्रंश क्या क्या थे हम लोग देखेंगे। कुल अपभ्रंशों की संख्या पूछता है एग्जाम में, अपभ्रंशों की संख्या, तो कुल कितने अपभ्रंश थे, 7। अब 7 को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले अपन देखेंगे पैशाची, तो पहला देखेंगे अपन। आप याद रखने के लिए आप इस तरफ से चालू करिएगा, आपको इजी याद रहेगा। सबसे पहले ऊपर पैशाची, पैशाची से कौन सी भाषा मिली, पंजाबी मिली। दूसरा, ये जो पैशाची का रीजन है, उसके जस्ट नीचे शौर सैनी वाला रीजन है। शौर सैनी से हमें 2 भाषाएं मिलती हैं, मारवाड़ी और हरी बोली। एक, फिर तीसरा आप ये देखिए, यहाँ पे गुजराती और सिंधी है। तो ब्राचड़, ये इलाके को ब्राचड़ के नाम से जाना जाता है, इस इलाके को ब्राचड़ के नाम से जानते थे। इस इलाके को क्या जानते थे, ब्राचड़। ये क्या कह रहे, यहाँ से मिला हमें सिंधी भाषा, तो इसको तीसरा ले लो। अब ये जो मागधी है,
पूरे ये जो क्षेत्र है यहाँ पे मागधी का बहुत बड़ा एरिया कवर होता है। जो मागधी है वो बहुत बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बहुत बड़ा जगह लेता है। ये बहुत बड़ा जगह है, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका। बहुत बड़ा क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? यहाँ से बहुत सारी भाषाएं देखने को मिलेंगी हमें। और वो कौन कौन सी भाषाएं थी? असमी, बंगाली, नेपाली, भोजपुरी, मैथिली। ये भाषाओं का उद्गम कहाँ से हुआ? मागधी मागधी अपभ्रंश से हुआ। राचड़ अपभ्रंश से किसका उद्गम हुआ? सिंधी का हुआ। शौर सैनी अपभ्रंश से किस भाषाओं का उद्गम हुआ? मारवाड़ी और खड़ी बोली। पैशाची अपभ्रंश से किसका उद्गम हुआ? पंजाबी का हुआ। हमने कितने देख लिए अभी तक? एक, दो, तीन और चार। अभी जो महाराष्ट्र था यहाँ से मराठी मिला, पांच। ठीक। अब हमारे एग्जाम की इम्पोर्टेंट, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अर्धमागधी। इसको आप फोकस कीजिएगा, अर्धमागधी को भूलिएगा मत। क्योंकि जो अर्धमागधी है यहीं से हमें छत्तीसगढ़ी भाषा देखने को मिलता है। नाम भी छत्तीसगढ़ का दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है छत्तीसगढ़ी किस अपभ्रंश से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंधित है। अर्धमागधी पूछता है एग्जाम में, अर्धमागधी से विकसित भाषाएं या उद्गम भाषाएं कौन कौन सी? छत्तीसगढ़ी, बाघेली और अवधी भाषाएं। और कितने हो गए अभी? एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छठवां मिला हमें। सातवां क्या मिलता है ऊपर? वापस आप ऊपर चले जाइए, यहाँ से मिलेगा खस, पहाड़ी, खस भाषा, पहाड़ी और गढ़वाली। सात अपभ्रंश आपको समझ में। अभी ये थोड़ा हौश पौश होगा क्योंकि एक ही जगह पे हमने सब इतनी सारी भाषाओं को देखा। ठीक है। अब मैं आपको इसको बताया हूँ। अपन एक बार ब्लैंक मैप पे एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं। एक बार ब्लैंक मैप पे अपन ट्राई करके देखते हैं कि हमें कितना याद हुआ। यहाँ से क्या मिला? पहला हमें पैशाची मिला। पैशाची अपभ्रंश है। ठीक है। पैशाची भ्रंश, यहाँ से क्या मिला? पैशाची भ्रंश से कौन सी भाषा? पंजाबी बोली मिला। फिर जस्ट इधर आ जाओगे आप। ये जो इसके नीचे क्या है? शौर सैनी। हाँ? शौर सैनी, शौर सैनी यहाँ से मिलता है खड़ी बोली, खड़ी बोली और मारवाड़ी। आप याद रखिएगा खड़ी बोली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए। तो क्या रीजन है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। खड़ी बोली के जस्ट आप नीचे देख सकते हैं, ये जो इलाका है, चेंज कर लेते हैं। ये जो इलाका है यहाँ पे गुजराती और सिंधी बोला जाता है। तो राचड़ अपभ्रंश से हमें क्या मिला? सिंधी भाषा। यहाँ से राचड़। ठीक है। अब एक हो गया, दो हो गया। ठीक। चौथा आप देखिएगा अर्धमागधी वाला रीजन। ये जो बड़ा सा क्षेत्र ऑक्यूपाई करके बैठा है अर्धमागधी। ठीक। यार यहाँ पे अर्धमागधी बड़ा सा ऑक्यूपाई करके बैठा है। यहाँ से क्या मिला अपने को? आसामी, अली और क्या मिला? मैथिली देखने को मिले हमें, और भोजपुरी। ठीक है। और बंगाली भी यहीं से देखने को मिलता है, बंगाली, भोजपुरी। इन भाषाओं का उद्गम देखने को मिला हमें। एक अर्धमागधी क्षेत्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धमागधी क्षेत्र जो है, अर्धमागधी यहाँ पे, यहाँ से हमें क्या मिला? छत्तीसगढ़ी। और क्या मिला? बघेली और एक, एक, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ठीक। यहाँ से अपने को मराठी देखने को मिला था, चार, पांच, और सातवां अपन देखेंगे यहाँ की रीजन से जो ऊपर वाला है खड़ी बोली। यहाँ पे देखिए खस, पहाड़ी और खस, पहाड़ी और गढ़वाली। आप एक ब्लैंक इमेज अपने पास रखिएगा और उसको एक बार इमेजिन, पिक्चर बनाइए। लेफ्ट से चालू करिए, पिक्चर बनाइए।
अभी यहाँ पे मिटा देता हूँ, आप एक बार बस अपने दिमाग में इमेजिनेशन करिए, लेफ्ट से चालू करिए। पैशाची अपभ्रंश से मिला हमें पंजाबी। ऐसे एक-एक करके आप फॉलो कीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं आप। ठीक है, टोटल 7 अपभ्रंश को आपको कवर करना है। ठीक है, एक और से दूसरा, तीसरा भाचड़, चौथा मराठी, पाँचवा अर्धमागधी, क्षेत्र छठवां अवधी, सातवां 10 पहाड़ी कलवा। इस क्षेत्र पे फोकस कीजिए, जो एक-एक करके चेक कीजिए और इमेज बनाने की कोशिश कीजिए, है ना? उसके बाद अपन धीरे से आगे बढ़ते हैं। अब इन भाषाओं जो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन में, इन भाषाओं को हिंदी क्षेत्र की प्रमुख भाषा क्षेत्र की भाषा बोली जाती है। क्यों बोली जाती थी? क्योंकि ये ऐसी भाषाएँ थी जो ब्रिज भाषा यहाँ पे जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पे एक ही बोली बहुत सारे जैसे ब्रज भाषा यूपी में बोली जाती है, यहीं पे आपको मिल जाएगा कौन-सी भाषा? अवधी मिलेगा, यूपी में खड़ी बोली सुनने को मिलेगा, भोजपुरी सुनने को मिलेगा, मैथिली सुनने को मिलेगा। ये जो भाषाएँ थी, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली, आपको लगभग यूपी में ही देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे खड़ी बोली देखिए यहाँ भी यूपी में देखने को मिल रहा है, भोजपुरी भी सुनने को मिल रहा है, मैथिली भी सुनने को मिल जाता है ना? ऐसी भाषा को क्या बोलते हैं कि हिंदी क्षेत्र की प्रमुख भाषा है। प्रमुख भाषा से क्या तात्पर्य है कि ये अपभ्रंश के मेजर इलाके पे बोली जाने वाली बात है। के इलाके में इन अपभ्रंश जहाँ-जहाँ ये जो बीच का जो क्षेत्र है, वहाँ पे ये बोलियाँ सुनने को मिलती है। क्योंकि ये बहुत बड़ा अपना एरिया कवर करती है, ठीक है? भाषा के रूप में। अब जो ब्रज भाषा है, मैंने यहाँ पे रख दिया है किस-किस स्टेट में, ये आपको स्टेट के बारे में नहीं पूछेगा, किस स्टेट में बोली जाती है। बस याद रखिएगा, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख भाषाएँ किसे इन्हीं हिंदी क्षेत्र की प्रमुख भाषाएँ मानी जाती थी। अब ये मैप है, आप एक बार इमेजिन कीजिएगा कि कौन-कौन से स्टेट पे क्या बोला जाता है और यहाँ पे एक बार इमेजिन कीजिए, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख भाषा और जो अपभ्रंश से हिंदी का जन्म बोला जाता है, तो इस क्षेत्र को यहीं से ही हिंदी का जन्म जो हमें हिंदी मिली इसी क्षेत्र से। यहाँ पे आपको शॉर्ट सेमी देखने को मिलेगा, अवधि का क्षेत्र देखने को मिल रहा है, अर्धमागधी का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। तो ये जो यहीं पे ही हिंदी के प्रमुख क्षेत्र और प्रमुख बोलियाँ बोली जाती है, ठीक है? अब इस स्लाइड पे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को अपने को डिटेल से पढ़ना है। यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये जो 7 अपभ्रंश है सबको समझ में आया होगा। पहला अपभ्रंश पैशाची तो मिटा देता हूँ। आप एक बार जब भी आप मेरा वीडियो देखेंगे कि आप खुद से मार्क कीजिएगा आपको जैसा सही लगे, है ना? तो मैं सबको हटा देता हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो। नोट्स क्लियर रहेगा तो आप इज़िली याद रखिएगा पैशाची वाला इलाका है, शौर सैनी, सैनी, उस भी यहाँ मराठी, ये बड़ा अवधि वाला क्षेत्र, यहाँ से मिलेगा अर्धमागधी और ये वाला जो है अलग-अलग सेक्शन से मैं अलग-अलग कलर से फिल कर देता हूँ। आप बाद में एक बार चेक कर लीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये, देख लीजिएगा, है ना? तो इसको डॉटेड से फिल कर देता हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसा बनाते हैं, है ना? मैं आपके लिए पीडीएफ अपलोड कर दूँगा, एक बार चेक कीजिएगा। फिर यहाँ पे देखने को देखिए, इस इस एरिया को अपन पश्चिमी हिंदी कह सकते हैं, तरफ वाले और इस तरफ वाले को अपन क्या बोलेंगे? हिंदी। अब बस पूर्वी हिंदी से हमें क्या मिला? अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी में आता है अर्धमागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश से मिला हमें छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। ये 3 भाषाएँ देखने को मिली पूर्वी हिंदी से।
पश्चिमी हिंदी में सौर सेनी वाला इलाका आता है, जो कि खड़ी बोली और मारवाड़ी बोला जाता है। देखिए, पूर्वी हिंदी में हमने क्या जाना कि अर्धमागधी और मागधी। अर्धमागधी से मिला हमें छत्तीसगढ़ी, बाघेली और क्या था, अवधी। और मागधी मागधी अपभ्रंश से क्या मिलता है हमें, बंगाली, नेपाली, आसामी और भोजपुरी देखने को भाषाएं मिलती है हमें देखने को मागधी क्षेत्र से। पश्चिमी हिंदी से शौर सेनी जो बोली थी खड़ी बोली और मारवाड़ी। अब खड़ी बोली हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इसे हिंदी का मानक स्वरूप माना जाता है। हिंदी का मानक स्वरूप खड़ी बोली को माना जाता है, क्योंकि मानक से क्या तात्पर्य है कि जो विशेषता जिससे पता चलती है इसका मार्गदर्शक क्या है। तो हिंदी का मार्गदर्शक और विशेषता किससे पता चलता है, खड़ी बोली से हमें का मार्गदर्शक पता चलता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हिंदी का मानक स्वरूप कौन है, खड़ी बोली है। ठीक है, खड़ी बोली का मूल नाम है कौरवी। एग्जाम में पूछता है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम भी हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं। हमारा एग्जाम में वो सब्जेक्ट है ही हिंदी, तो हिंदी आया कहाँ से हमें पता होना चाहिए, हिंदी का मूल नाम क्या है, हिंदी का मानक स्वरूप क्या है, कौरवी है या खड़ी बोली बोल लो। क्यों खड़ी बोली, मानक से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषता कहाँ से पता चलती है, हिंदी की विशेषता या मार्गदर्शन कहाँ से पता चलता है, खड़ी बोली से पता चलता है। इसलिए हम कौरवी या बोल लो या खड़ी बोली बोल लो, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अभी भाषा, विभाषा पूछता है एग्जाम में, विभाषा से आप क्या समझते हैं या फिर विभाषा आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एक प्रदेश, आप मान लो ये एक प्रदेश है, ठीक है, एक प्रदेश है, एक प्रदेश या प्रदेश के भाग में सामान्य बोलचाल, और कैसे बोलचाल, बोलचाल और जिसका उपयोग साहित्य में यूज हो, सामान्य बोलचाल में यूज हो, ऐसी भाषाओं को विभाषा कहते हैं। ऐसी भाषाओं को विभाषा कहते हैं, है ना, प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहते हैं, विभाषा कहते हैं। एक प्रदेश या प्रदेश के भाग में सामान्य बोलचाल, साहित्य आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहते हैं, विभाषा कहते हैं। ठीक है, एकम बोली, एक ही बोली, ठीक। अब हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कह सकते हैं। यानी आप यहाँ पे एक बार देखिएगा ऐप में, सामान्य बोलचाल सुनने को मिल रहा है इस क्षेत्र पे, भाषा सब कुछ। तो हिंदी का प्रमुख क्षेत्र बोला जा सकता है इसे। यहाँ आपको सामान्य बोलचाल मतलब यहाँ पे भोजपुरी देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक इस एरिया को सुनने मिल रहा है। लेकिन आपको इस एरिया में वो नहीं सुनने को मिल रहा है ना, ये एरिया में आपको सुनने मिल रहा है क्या? इस एरिया पे आपको भोजपुरी अवधि कहीं सुनने को मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है, तो हिंदी की प्रमुख क्षेत्र यही कहलाएगी, क्योंकि यहाँ में सामान्य बोलचाल है, भोजपुरी भी है, परिभाषा भी है, अवधि सुनने को मिलता है। तो ये जो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां पूछता है आपसे एग्जाम में, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये कौन कौन सी भाषा है आपको सुनने को मिलेगा, ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी और मैथिली। ये हिंदी क्षेत्र की प्रमुख भाषा है। ठीक है, आप, मैं इसको हटा देता हूँ। बार जब रिवाइज करेंगे तो एक बार फिर से सुनिएगा लेक्चर को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 7 टोटल अपभ्रंश थे, अपभ्रंशों की संख्या केवल थी 7, है ना। फिर ब्रज भाषा कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, ये आपको याद नहीं रखना ज्यादा, क्योंकि एग्जाम में स्टेट का नाम नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ अपभ्रंश का नाम पूछेगा और हिंदी क्षेत्र की प्रमुख भाषा पूछी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन ये फिर से एक बार मैंने रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको। और भारत यूरोपीय भाषा परिवार से क्या तात्पर्य, भारतीय भाषा परिवार समूह मतलब भाषाओं का समूह है। ठीक है, समझ ले, भाषाओं का, अभी सब दोस्त हैं, भाषाओं का समूह। आप सबका भी एक ग्रुप होगा, आप अपने दोस्तों के साथ घूमते होंगे। तो ये जो भारतीय भाषा और यूरोप दोनों दोस्त थे, भारतीय और यूरोपीय दोनों दोस्त थे। इसमें से कौन कौन से इसके मेंबर्स थे, कौन कौन इसमें दोस्त थे, एक तो अंग्रेजी वाले दोस्त थे, फारसी वाले दोस्त थे, प्राचीन फारसी वाले दोस्त थे, हिंदी वाले दोस्त थे, पंजाबी वाले दोस्त थे, जर्मनी और नेपाली वाले। अब जाहिर सी बात है, आप अपने दोस्तों से लेन देन करते हो। आप लेन देन का मतलब क्या है, कुछ को पैसा लेता है, कोई दोस्त कुछ भी सामान लेता है एक दूसरे से, कोई विचार लेता है, कुछ लेता है, कोई किसी कुछ सीखता है ना। तो वैसे भी हिंदी जो भाषा है, हिंदी ने अपने दोस्तों से बहुत सारे
शब्द लिए और अपने में जमा कर लिए। तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फारसी से हमने कौन-कौन से शब्द उठाए, रूसी शब्द कौन-कौन से हमने उठाए, अंग्रेजी शब्द कौन-कौन से उठाए। तो हम सारा चीज़ देखेंगे और एग्ज़ाम में पूछता है फारसी शब्द इसमें से फारसी शब्द कौन-सा है, कौन-सा नहीं है। रूसी शब्द कौन-सा है, कौन-सा नहीं है। मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। बस ये जो भारत और यूरोपीय भाषा का परिवार एक समूह है, एक ग्रुप है, इसमें से कुछ दोस्त हैं। कौन-सी भाषाएँ वाले दोस्त हैं? अंग्रेजी वाले दोस्त हैं, रूसी वाले दोस्त हैं, प्राचीन वाले दोस्त प्राचीन फारसी वाले दोस्त हैं और पंजाबी, जर्मन और नेपाली, ये सब दोस्त हैं, एक इनका एक ग्रुप है, ठीक है? इसीलिए इनको भारत यूरोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। तो कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछता है हिंदी किस भाषा परिवार से है? तो भारत यूरोपीय भाषा परिवार से। ऐसे याद रखिएगा, आपको ईज़ी याद होगा। रिलेट करके पढ़िए, तो एक बार फिर से मैं आपके सामने एक ब्लैंक इमेज रखता हूँ, जब भी ब्लैंक इमेज रख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप एक बार अपभ्रंश को रिपीट कीजिए 1, 2, 3 काउंट करके 4, 5, 6, 7 आप ऐसे अपभ्रंश गोल घूमिए चारों तरफ, भाषा पे जाइए, पैशाची से पंजाबी, मिल गया पंजाबी, शौर से नीचे खड़ी बोली और मारवाड़ी, राचड़ से सिंधी, अपभ्रंश से मराठी, महाराष्ट्री से, पांचवा अर्धमागधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी और अवधी अर्धमागधी से, छठवा मागधी का बहुत बड़ा रीजन है, असमी मिलेगा, नेपाली मिलेगा, बंगाली मिलेगा, भोजपुरी मिलेगा, मैथिली मिलेगा, सातवां खस, पहाड़ी और गढ़वाली, तीनों चीज आपको देखने को मिलेंगी। अब मैंने आपको बताया था खड़ी बोली का नाम जो है मूल नाम कौरवी बोल लो या हिंदी का मूलतः कहाँ से लिया गया तो खड़ी बोली से लिया गया। तो खड़ी बोली का मूल नाम क्या है कौरवी है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मानक स्वरूप माना जाता है खड़ी बोली को बताया है ना और इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की हिंदी मूलतः कौरवी पर आधारित है ये पॉइंट को आप ध्यान से देखिए आज की हिंदी मूलतः किस पर आधारित है कौरवी पर आधारित है तो इसको और कभी-कभी एग्जाम में इसके अन्य नाम भी पूछता है तो बोलचाल की हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है इसे सर हिंदी के नाम से जाना जाता है वर्नाक्युलर खड़ी बोली आदि के नाम से इसके अन्य नाम पे बस फोकस कीजिएगा अब ये सब डिटेल्स आपको नहीं पढ़ना है बोलने की संख्या कितने लोग बोलते हैं आपको क्या करना है कितना भी कितने लोग पढ़े एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो तो आप क्या कर लोगे तो ये आपको बेफास्ट चीजों पे आप ध्यान नहीं देना है जो इंपॉर्टेंट है उसी पे ध्यान देना है मूल नाम पे ध्यान दीजिएगा अन्य नाम पे उसकी विशेषता क्या है ठीक और साहित्य भाषा बनने के बाद पड़ा नाम खड़ी बोली साहित्यिक भाषा बनने के बाद इसका नाम क्या पड़ा खड़ी बोली नाम पड़ा और इसका मूल नाम क्या है कौरवी है आप इसको अच्छे से एक बार चेक करिएगा और एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है मूल नाम क्या है कौरवी ठीक अब जो मैंने बताया था अपभ्रंशों से मिलकर बना हिंदी यानी ये वाला हिंदी है यहाँ पे बहुत सारे अपभ्रंश है सौरसेनी अवधि अर्धमागधी ठीक है मागधी आपको यहाँ से ही देखने को मिलता है और हिंदी की प्रमुख भाषाएं क्या थी ब्रजभाषा थी और क्या देखा था हमने खड़ी बोली भोजपुरी मैथिली यहीं से मिला हमें तो आप एक एक बार इस चीज को लिखिएगा अपने नोट्स पे ठीक है खड़ी बोली भोजपुरी मैथिली आप एक करके रिविजाइज किया एक एक बार मैं आपको एक बार अच्छे से याद करिएगा पूछता है एग्जाम में प्रमुख भाषा कौन सी है कौन सी नहीं है ना तो आपके लिए एक नंबर आपको एग्जाम से बाहर कर सकता है ये बात अच्छे से समझिए तो फोकस रहना है अच्छे से कहाँ पे ध्यान देना है इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा आप एक वीडियो देख रहे हैं एक बार और रिवाइज कीजिएगा फास्ट फॉरवर्ड मोड में और पिक्चर इमेजिनेशन बनाइएगा अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग जो भाषा के मानकीकरण की बात की थी मैंने पहले लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है मानकीकरण के 3 सोपान सीढ़ी कौन सी है ना तो मानकीकरण से क्या तात्पर्य है भाषा का मानकीकरण कैसे होता है पहले तो वो बोली के रूप में होती है भंडार सीमित होता है इसमें कोई व्याकरण नहीं धीरे धीरे व्याकरण के साँचे में ढलना चालू होती है और उस भाषा का रूप धारण करती है फिर भाषा से धीरे से वो मानक रूप धारण करती है भाषा अब जब सेकंड स्टेज में है द्वितीय सोपान में ये रहता है यहाँ पे व्याकरण देखने को मिलता है
देखने को मिल रहा है, मतलब जब मानक रूप धारण करते तो ये व्याकरण से भी पूरा भर गया हुआ, मतलब उच्च स्तर पे इसका इस्तेमाल होना चाहिए ना। तो अब यहाँ पे आंसर करेक्ट क्या होगा? बोली, फिर भाषा, फिर मानक। आप कभी-कभी ऐसा क्या होता है, क्योंकि ये देखिए सारे ऑप्शन सेम है, तो आप कंफ्यूज, पहले ऑप्शन देखने से पहले आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है उस पे फोकस कीजिए। साइड पे लिख लीजिए मेरा ये कॉन्सेप्ट एकदम सही है, तो मैं जब टिक लगाऊंगा तो मैं इसे मैच करके लगाऊंगा। वरना आप ऑप्शन पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, पहले बोली आया, भाषा आया, मानक भाषा आया, ये क्या आया, है ना? और खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? खड़ी बोली मतलब जो हिंदी का मानक स्वरूप, हिंदी का मानक स्वरूप मतलब कौरवी का मूल नाम था कौरवी। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ? अब उदय पूछ रहे हैं कौरवी भाषा, कौरवी भाषा मतलब खड़ी बोली। खड़ी बोली कहाँ आती थी? चौरसेनी अपभ्रंश में। चौरसेनी अपभ्रंश किस तरफ था? पश्चिम साइड था। आप ऐसे आइएगा पश्चिम। ठीक है। अब इसमें देखिए, हिंदी को किस परिवार की भाषा माना जाता है? अब हिंदी परिवार की बात कर रहे हैं, परिवार मतलब ग्रुप, समूह। कहाँ से आया था? भारत का दोस्त था ग्रुप, और इसमें कुछ समूह थे, उस समूह के नाम आपको याद होने चाहिए। अंग्रेजी, फारसी, चीनी और हिंदी। ये सब समूह, जर्मनी, नेपाली, ये सब क्या थे? एक समूह में थे। भाव और विचार, भाषा, संस्कृति का लेन देन हुआ। तो आज भी हम लोग इंग्लिश के शब्द बोलते हैं, कुछ फ्रांसीसी शब्द बोलते हैं, कुछ रूसी शब्द बोलते हैं। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है? तो हिंदी किस परिवार की भाषा थी? भारोपी परिवार की भाषा थी। विभाषा किसे कहते हैं? मैंने क्या बताया था विभाषा के बारे में? हिंदी विभाषा मतलब एक क्षेत्र पे सामान्य बोलचाल, तो क्या बोलते हैं? विभाषा। एक, अब एक क्षेत्र पर सामान्य मतलब हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को ही क्या कहा जाता है? विभाषा कहा जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे आपको ब्रिज भाषा, अवधि, क्या थी वो 5 भाषाएं? वो 5 भाषाएं थी, क्या था? ब्रिज भाषा, अवधि, खड़ी बोली, खड़ी बोली और भोजपुरी या मैथिली। तो लिखिए, ये जो 5 मुख्य क्षेत्र में हिंदी के प्रमुख ये भाषा। अब एग्जाम में पूछा है, देखो क्या, निम्न में से ये विभाषा वाला, फिर उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी बोली है? अब पश्चिमी याद रखिए, आप फिर से रिकॉल कीजिए, पूर्वी हिंदी कौन सी थी, पश्चिमी हिंदी कौन सी थी? पूर्वी हिंदी में आती थी अर्धमागधी का क्षेत्र, है ना? अर्धमाग हिंदी में से कौन सी पश्चिमी हिंदी बोली? ये अर्धमागधी का क्षेत्र का है, ये अर्धमागधी का है, ये अर्धमागधी का है। तो जो ब्रजभाषा है वो है पश्चिमी हिंदी की बोली। ठीक है। आप ऐसे एलिमिनेट कीजिए, अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखिए, तो आपको कहीं गलती होने का चांस नहीं रहेगा। निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी बोली नहीं है? अब फिर से देखिए पूछने का ट्रिक, देखिए क्वेश्चन पूछने। ये तो अर्धमागधी से है, ये बघेली भी अर्धमागधी से है, अवधि भी अर्धमागधी से है। तो जो पूर्वी हिंदी कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में मौलिक भेद का आधार है। अब मौलिक भेद का आधार क्या था? एक तो बोली में अंतर होगा, बोली का रूप धारण करी भाषा। अब जब भाषा एक, भाषा में क्या मिलता है हम लोग को? व्याकरण देखने को मिलता है ना? व्याकरण देखने को, ग्रामर देखने को मिलता है ना? तो बोलने का ढंग सब चेंज हो रहा है, तो व्याकरण और उच्चारण में अंतर होगा, क्योंकि भाषा एक परिवर्तनशील है। तो क्या है? परिवर्तनशील है, तो भाषा में परिवर्तन मतलब दूसरा लैंग्वेज। व्याकरण और उच्चारण में अंतर होगा, दोनों अलग अलग उच्चारण है। ब्रिज भाषा थोड़ी अलग बोली जाती है, अवधि अलग बोली जाती है, खड़ी बोली थोड़ी अलग, ऐसी तो भाषाओं में अंतर है, परिवर्तनशील है, भाषा ढलने लगी। अब भौगोलिक क्षेत्र का भी अंतर होगा, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी तरफ देख लो तो आप, जो क्षेत्र था इस तरफ अर्धमागधी वाला क्षेत्र पूर्वी हिंदी, तब देखो पश्चिम। तो भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र का अंतर है, केवल एक गलत, दोनों एक, एक दो
अब देखिए दोनों एक दो, ये दो भी सही है और चौथा भी सही है, तो आपको ये जो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। आप एक बार अच्छे से चेक करिएगा, कभी कभी ऐसा दे देता है। पश्चिमी हिंदी की सही बोली का युग्म क्या है? पश्चिमी हिंदी याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी मतलब शौर सैनी अपभ्रंश। शौर सैनी अपभ्रंश मतलब खड़ी बोली, वहां मारवाड़ी और खड़ी बोली देखने को मिलता था। तो खड़ी बोली से और बुंदेली क्या है? पश्चिमी हिंदी की युग्म है। ठीक है, आप ऐसे ही रिकॉल कीजिएगा, तब जाके आपका आंसर सही निकलेगा। के बाद, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? अब शुद्ध रूप मतलब जो उसके व्याकरण है ना, व्याकरण से अपने को पता चलता है शुद्ध रूप का ज्ञान। और लिपि का अर्थ क्या है? लिपि का मतलब ध्वनि चिन्ह चिन्ह का लिखित रूप। व्याकरण से हमें शुद्ध रूप का ज्ञान होता है भाषा का। भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है और मानक भाषा कहा जाता है। ठीक है, क्यों?